हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे चैनल स्टूडेंट्स ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय है और इस विषय में अभी जो चल रहा है ये भाग है, भूगोल का भाग चल रहा है। और भूगोल के पार्ट में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम है कृषि। कृषि का चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सबको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में या जो वीडियो की सीरीज चल रही है, इस सीरीज को हम बना रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, जो कि एक नज़र में पूरे पाठ का अध्ययन कर सकते हैं और जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं उनकी सहायता से परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि आपको रोजाना मिलने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे ही पाठ का नाम अपना कृषि, और कृषि में शुरुआत करते हैं हम। जो पहला प्रश्न है वो यही है कि भारत किस प्रकार का देश है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान का मतलब है कि यहाँ की अधिकतर जो आबादी है वो कृषि कार्य में लिप्त है, न कि अन्य कार्य में। इसीलिए भारत को कहा गया है कृषि प्रधान देश। और आपके सामने ये भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि भारत की लगभग 2/3 आबादी या जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। इसके बाद में आता है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। अभी कुछ आपके सामने कृषि के प्रकार आएंगे एक एक करके। तो हम पहले देखते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है। तो ये बच्चों वह कृषि होती है जो आदिम काल से की जाती आ रही है। और ये किसके द्वारा की जा रही है? जो आदिवासी लोग हैं या जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने केवल इसको अपना एक पेट भरण पोषण के हिसाब से ही इसको किया है। इसमें जो श्रम है मनुष्य के रूप में है, और जो पुराने औजार है कृषि के, केवल उन्हीं को ही काम में लिया गया है। तो ये होगी आपकी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, अर्थात वह खेती जो अपने प्रारंभिक जीवन के निर्वाह के लिए आदिम तरीके से की जाने वाले औजारों से की जाती है, और मनुष्य या परिवार इसमें श्रम के रूप में कार्य करता है। आगे है कर्तन दहन प्रणाली। ये भी एक कृषि की एक अगली श्रेणी आती है। और इस श्रेणी में क्या है कि इसमें वनों को जलाकर खेती की जाती है। बच्चों, ये किस प्रकार की खेती है? तो आप बता सकते हैं कि जो लोग जंगल या वनों में रहते हैं तो वो वनों को काटकर कृषि के योग्य बनाते हैं और वहाँ खेती करते हैं 2 या 3 साल। और जैसे ही भूमि की उपजाऊपन या जो उर्वरा शक्ति है खत्म होती है तो वहाँ से छोड़ करके वो अन्यत्र चले जाते हैं और वहाँ जाकर फिर इसी प्रकार की खेती करते हैं, जिसे हमने नाम दिया है कर्तन दहन प्रणाली। ये आपको याद रखना है कि कर्तन दहन प्रणाली क्या है। तो एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं कि यह ऐसी खेती है जिसमें वनों को काट करके खेती योग्य बनाया जाता है। और इसी का एक और दूसरा नाम भी दिया है, इसका नाम है स्थानांतरित कृषि। तो दोनों एक ही के नाम है, कर्तन दहन प्रणाली या स्थानांतरित कृषि, जो कि स्थान बदल बदल के की जाती है। और क्यों की जाती है कि जैसे 2-3 साल बाद में जमीन की जो उपजाऊपन है या जो उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो उसके बाद में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ उसी प्रकार से जाकर जंगल या वनों की कटाई करके खेत बना लेते हैं। आगे देखते हैं झूम या झूमिंग क्या है। तो आपके सामने प्रश्न आने वाला है परीक्षा में इस प्रकार का कि झूमिंग कृषि क्या होती है। तो ये जो अभी आपने खेती पढ़ी है स्थानांतरित या कर्तन दहन प्रणाली, इसी का एक नाम दिया है। और नाम कहाँ है? उत्तर पूर्व के राज्यों में इसे कर्तन दहन प्रणाली जो कृषि है उसको नाम दिया है बच्चों झूम या झूमिंग का नाम। ये कौन कौन से राज्य हैं? तो ये राज्य हैं मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है और अरुणाचल प्रदेश। तो इन प्रदेशों में इस खेती को नाम दिया गया है झूम खेती या झूमिंग खेती। अगला इसमें प्रकार आता है कि गहन जीविका कृषि। अभी आपने देखा प्रारंभिक जीवन निर्वाह, और अभी आप देख रहे हैं गहन जीविका कृषि, अर्थात ये वह कृषि है
जिसे गहनता के साथ में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? कि उनको उत्पादक अधिक मात्रा में बढ़ाना है। दोबारा और देख लें कि इसमें उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है और ये श्रम प्रधान खेती है, ज़्यादा श्रम लगता है इसमें, और साथ ही साथ खाद व सिंचाई पर भी अत्यधिक मात्रा में जोर देकर इस उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो इसका नाम क्या रखा है? गहन जीविका कृषि। आगे देखते हैं इसी में एक और कृषि उसका प्रकार है, यह है वाणिज्यिक कृषि। क्या है? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापार के लिए या कमर्शलाइजेशन के लिए, अर्थात यह भी वह खेती है जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार हेतु कार्य पर जोर दिया जाता है। अर्थात इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार या उत्पादन को बढ़ाना। और ये कैसे बढ़ाएंगे हम? ये बढ़ाएंगे हम उच्च क्वालिटी का आपके पास बीज होगा, आपके पास में रासायनिक खाद होंगे और कीटनाशक होंगे जो कि खेती या कृषि में काम में लिए जाएंगे। और ये खेती दोबारा एक बार और बता दें आपको, ये वाणिज्य को मद्देनजर रख के की जाती है, व्यापार के हिसाब से की जाती है। इसी श्रेणी में आ गया हम देखते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब होता है कि ऐसी कृषि जो रोप के की जाती है, अर्थात उसको बोई जाती है खेतों में रोपण के माध्यम से। और ये खेती भी बहुत अधिक बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि इस प्रकार की खेती से जो भी माल तैयार होता है बच्चों, वो किस में काम आता है? वो आता है फैक्ट्री या उद्योग धंधों में कच्चे माल के रूप में इसको काम में लिया जाता है। और ये कौन सी कृषि है? यह है रोपण कृषि। तो अभी आपने देखा ये 4-5 नाम देखे हैं और इससे आपके छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ से एक निबंधात्मक प्रश्न बन रहा है या 2 अंक वाले प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको दोनों रूप में लिख सकते हो कि कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आप लिख देंगे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है, झूमिंग इसका दूसरा नाम है, गहन जीविका कृषि हो गई, वाणिज्यिक कृषि हो गई, रोपण कृषि हो गई। या इन्हीं को आप एक एक अंक के लिए भी प्रयुक्त प्रश्नों में काम में ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि सुनहरा रेशा किसे कहा गया है। तो बच्चों सुनहरा रेशा किसे कहा गया है? ये जूट को कहा गया है। जूट की जो कृषि है इसमें जहाँ जूट का उत्पादन होता है, जो रस्सी है, बोरी है, टाट है, बैग्स वगैरह है, इनके बनाने में काम आती है जूट होती है। और जूट ही को नाम दिया गया है सुनहरा रेशा, क्योंकि ये जो रेशे होते हैं ये लंबे लंबे होते हैं और देखने में बहुत ही सुनहरे लगते हैं, इसीलिए इसका नाम है सुनहरा रेशा। आगे है भूदान। तो भूदान क्या होता है? भू का मतलब होता है जमीन और दान का मतलब दान देना। तो भूदान का तात्पर्य होगा अपनी जमीन का दान करना। और इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो दान, ये भूदान है या आगे आप देख रहे हैं ग्राम दान है। ग्राम दान का मतलब है गांव का दान करना। तो ये विनोबा भावे के द्वारा, जो कि एक सत्याग्रही थे, महात्मा गांधी जी पूरे उत्तराधिकारी थे इस मामले को लेकर, जिन्होंने भूदान या ग्राम दान का आंदोलन शुरू किया था। और ये इसीलिए किया था कि उस समय कई लोगों के पास में जमीन नहीं थी, वो भूमिहीन थे, निर्धन थे और उनके पास में आजीविका के कोई स्रोत या माध्यम नहीं था। तो उन्होंने भूदान आंदोलन के माध्यम से इन लोगों को, जो भूमिपति थे, जो जमींदार लोग थे, उनसे भूमि को स्वेच्छा से लेकर उन्होंने इनको दान दिया है। आगे देखते हैं बच्चों हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होती है? तो हरित क्रांति जब अपना देश आज़ाद हुआ उस समय अपने यहाँ जो खाद्यान्न था वह प्रचुर मात्रा में नहीं था और हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ रहा था। तो उसी समय एक देश में एक क्रांति आई कि जिससे हम खाद्यान्न फसलों का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन कर सके या बढ़ाएं। और इस क्रांति के अंदर मुख्यतः जो गेहूं फसल है, गेहूं फसल में बड़ी भारी मात्रा में उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो ये आपकी होगी हरित क्रांति। तो आप लिख सकते हैं कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जो क्रांति लाई गई है वो कहलाती है हरित क्रांति।
और ऐसी एक और क्रांति, उसका नाम है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो श्वेत क्रांति बच्चों जुड़ी हुई है, श्वेत माने दूध के साथ में, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी एक क्रांति की गई, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से इनमें नई नई जो विधियां हैं, जो तकनीक है, उसका इस्तेमाल जैसे कृषि में किया गया है वैसे ही पशुपालन के लिए किया गया है, जिससे कि दूध की मात्रा में वृद्धि हुई। इसे एक और भी नाम से जानते हैं और वो नाम है ऑपरेशन फ्लड। आप याद कर लेना ये कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे दूध के उत्पादन से संबंधित है। आगे है फलीदार फसल। तो फलीदार फसलें कौन सी होती है? जिसमें फली आती है, और जो फली होती है उसमें क्या निकलती है? उसमें दाल निकलती है। तो आप कह सकते हैं कि फलीदार फसलें कौन सी है? तो ये फसलें दाल वाली फसलें हैं। आगे देखते हैं कि मोटे अनाज के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, मोटे अनाज के कुछ उदाहरण दीजिए। तो मोटे अनाज में ये 3 चीज आती है। एक बाजरा है जो कि अपने राजस्थान में बहुत प्रचलित है, रागी है और ज्वार है। ये 3 चीज हैं जो कि मोटे अनाज के उदाहरण हैं। आगे है दलहन। दलहन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो दलहन का मतलब होता है जिसमें दाल वाली खेती हो, दाल वाली फसलें हो। तो आपको अभी यहाँ दलहन के कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि कौन कौन सी दलहन की फसलें हैं। तो आप लिखेंगे तुर, जिसे अरहर भी कहते हैं, चना है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर है इत्यादि। ये सभी कौन सी हैं? जिनसे हम दालें प्राप्त करते हैं। आगे है तिलहन। तो जिस प्रकार से दलहन है बच्चों, वैसे ही तिलहन है। तिलहन का मतलब जहाँ से हमें तेल प्राप्त होता है, ऐसी फसलें जो हमें तेल देती हैं, जिनसे हम तेल निकाल सकते हैं और खाने के काम में लिया जा सकता है। तो ऐसी फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया। ये फसलें किस काम की है? ये फसलें हमें तेल प्रदान करती है और तेल को हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। ये हो गई इस प्रकार से। और आगे देखते हैं फसलों के आगे और एक प्रकार के रूप में हमने इनको डिवाइड किया है, जो आगे प्रश्न और भी आएगा इससे संबंधित, कि रबी की फसल। तो रबी की फसल कौन सी होती है? तो रबी की फसल वो होती है जो कि सर्दी के महीने में बोई जाती है। अर्थात ये फसलें अक्टूबर में जैसे ही तापमान में गिरावट होती है, ठंड की मात्रा बढ़ जाती है, उस समय इन फसलों को बोया जाता है। तो ये फसलें कौन सी है? ये है रबी की फसलें। आपके सामने ये आएगा कि कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि जो है गेहूं, चना, मटर, सरसों, मेथी इत्यादि। एक बार दोबारा और देख लें, ये सभी फसलें कौन सी है? जो कि सर्दी मास में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में इनको पकने के बाद में हार्वेस्ट या कटाई कर ली जाती है। आगे है खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें कौन सी होती है? जो कि गर्मी के मौसम के बाद में जैसे ही मानसून बारिश आती है उस समय इनको बोया जाता है। कौन कौन सी है? खरीफ का मतलब है जैसे बाजरा है, ज्वार है, ग्वार है, चावल, मक्का, मूंग, सोयाबीन, उड़द और अरहर। ये खरीफ की फसलें हैं। आपको याद करने का तरीका ये है कि रबी का मतलब जिसमें 2 अक्षर है, रे और बी। तो आप इसको गेहूं से याद कर लें। गेहूं में भी 2 अक्षर हैं, गे और हूँ, जिसके द्वारा जैसे ही आपको गेहूं याद आएगा तो गेहूं के साथ में आप जो इस समय बोई जाने वाली फसलें हैं उनको तत्काल आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाएगा। ऐसे ही जो खरीफ है इसमें भी 3 अक्षर है, खैरीफ है, और वैसे ही बाजरे में भी बाजेरा 3 अक्षर है। तो जैसे ही आप बाजरा याद करेंगे तो बाजरा याद आते ही आपको बाजरे के समय और कौन कौन सी फसलें बोई जाती है वो आपको तत्काल याद हो जाएंगी। इस प्रकार से आप दोनों में विभेदीकरण या आसानी से याद करने का तरीका इससे बना सकते हैं। इसी में तीसरी फसल है जायद। कौन सी फसल है? जायद। और जायद कौन सी फसल है? जायद वो फसलें हैं जो रबी फसल के तुरंत बाद में बोई जाती हैं और खरीफ के पहले इनको काट लिया जाता है। तो ये कौन कौन सी हैं? ये हैं जिसमें तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है,
सब्जियां हैं इत्यादि। अर्थात ये एकदम जिसमें गर्मी का मौसम एकदम पीक पर हो उस समय ये बोई जाती हैं। दोबारा और देख लें, इनको हम कहते हैं जायद। और जायद के उदाहरण कौन कौन से हैं? तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, सब्जियां हैं। तो आपके सामने प्रश्न ये भी आएगा कि फसलों के 3 रूप कौन कौन से हैं, तो आप तीनों बता सकते हैं। इनको सस्य भी कहा जाता है कि 3 सस्य फसलें कौन कौन सी है। तो रबी की फसल होगी, खरीफ की फसल होगी और जायद होगी, और इनके ये उदाहरण आप दे सकते हैं। अगला है, भारत कौन कौन सी फसलों का निर्यातक देश है? तो भारत मुख्यतः किसका निर्यातक है? ये चाय आप देख रहे हैं, चाय है, कॉफ़ी है और मसाले, इन फसलों का भारत दुनिया में निर्यातक देश है। आगे है, वालरे और वाल्टेर क्या है? तो अभी जैसा अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है, झूम या जो झूमिंग खेती है उसका अलग अलग राज्यों में बच्चों अलग अलग नाम है। तो जो वालरे और वाल्टेर नाम है, ये कहाँ नाम दिया है? ये दिया है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और किसका नाम है? या झूम या जो झूमिंग कृषि है उसका एक अन्य नाम है। इसी प्रकार से दीपा नाम है। तो दीपा कहाँ पर है? तो दीपा छत्तीसगढ़ में इसी फसल का नाम है, जो झूम वाली कृषि है उसका नाम है। ऐसे पोडू है, तो पोडू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में इसका नाम है। ऐसे खिल है, ये कहाँ नाम है? जो हिमालय क्षेत्र में झूम कृषि की जाती है उसका नाम खिल है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये छोटे छोटे प्रश्न तैयार हो गए। बहुत आसान प्रश्न है, और एक बार आपको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको और कंठस्थ हो जाएंगे। अब हम आते हैं बड़े प्रश्नों की ओर। तो बच्चों, बड़े प्रश्न है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि एक प्रश्न आपका यहाँ से बन करके छोटे प्रश्न भी हो रहे हैं और साथ में इनमें बड़ा प्रश्न भी आ रहा है कि कृषि के कौन कौन से प्रकार यहाँ पर आपने देखे हैं। तो यह प्रारंभिक जीवन निर्वाह की कृषि है, इसमें झूम और झूमिंग वाला आ गया, या स्थानांतरित कृषि के नाम है, या गहन जीविका कृषि आ गई, वाणिज्यिक कृषि आ गई और रोपण कृषि आ गई। ये बड़ा प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न इससे तैयार हो गया आपका। इधर और देखते हैं, कुछ और प्रश्न है। तो ये आपके प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से कि भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। तो पहले आप ये याद कर लें कि खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है। खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न का मतलब ऐसी फसल या ऐसा अन्न जो हमारे खाने के काम में आए, उसे हम क्या कहते हैं? खाद्यान्न। तो खाद्यान्न में जो भारत में सबसे पहली फसल है वो है चावल या अनाज। चावल को भारत में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा कौन सा है? ये गेहूं है। चावल के बाद में ये दूसरे नंबर का खाद्यान्न है जिसे हम लोग अपने खाने में काम में लेते हैं। तीसरा है ज्वार है, उसके बाद बाजरा है, मक्का है, रागी है और दालें तो काम में आती ही आती है। अब इन्हीं जो खाद्यान्न फसलें हैं इनके बारे में एक तो बड़ा प्रश्न है ही कि कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, 2 या 3 फसलों के बारे में आप बताइए। तो आप इनका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं, किसी 3 को आप ले लें, या यदि 2 पूछी जाती है तो 2 फसलें ले लें। या कई बार प्रश्न ये आता है कि गेहूं की जो फसल है उसके लिए कौन कौन सी प्राकृतिक या अनुकूल अवस्थाएं हैं उनका वर्णन कीजिए। चावल के लिए भी आ सकता है। तो इन सभी का आप जो भी डिटेल्स है वो आप ले लें। तो इन फसलों में मुख्यतः आपको जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं इनका वर्णन कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? इनमें सबसे पहले आप बताएंगे कि ये कौन सी ऋतु की फसलें हैं। तो चावल को आप बता सकते हैं चावल किस में आती है? चावल आती है खरीफ की फसल। किस में आती है? चावल एक खरीफ की फसल है मुख्यतया, हालांकि ये साल में 2-3 बार और भी बोई जाती है। और दुनिया में चावल इसका दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। आपको आगे ये बताना है कि इसके लिए तापमान कितना है। तो तापमान कितना चाहिए इसके लिए? 25 डिग्री इसका तापमान होना आवश्यक है, उसके प्लस माइनस। बारिश या वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो ये है 100 सेंटीमीटर। ये आपके लिए कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स हो गए कि कौन सा स्थान है, कितना तापमान होना चाहिए, कितना जल की आवश्यकता है और कौन कौन से इसको उत्पादक राज्य हैं। तो ये भी आप बता सकते हैं कि जो चावल की कृषि है कहाँ की जाती है, उसके उत्पादन क्षेत्र है उत्तर के क्षेत्र है या उत्तर पूर्व के क्षेत्र है या तटीय क्षेत्र है या डेल्टाई क्षेत्र है। और इसके अलावा ये तो यहाँ तो क्या प्राकृतिक मात्रा में पानी की उपलब्धता
अच्छी है और मौसम भी इसके अनुकूल है। साथ ही साथ बच्चों राजस्थान है, हरियाणा है और ऐसे कुछ शुष्क प्रदेश भी हैं जहाँ की नहरों के माध्यम से सिंचाई के अच्छे साधन ला करके इसकी खेती की जाती है। दूसरा गेहूं। अब गेहूं में आपको ये बताना है कि गेहूं कौन सी फसल है, खरीफ है या रबी है, तो आप कहेंगे रबी की फसल है। और एक खाद्यान्न में कौन से नंबर पे काम में ली जाती है, तो चावल के बाद में इसका दूसरा स्थान है। कितना तापमान होना चाहिए, तो इसका तापमान होना चाहिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बारिश कितनी होनी चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए इसके लिए। और ये कहाँ बोई जाती है, तो गाँव, आप जानते हो गेहूँ तो प्रचुर मात्रा में लगभग पूरे देश में ही बोया जाता है। और ये मुख्यतः कहाँ है, गंगा है, सतलज के क्षेत्र है। इसके अलावा ये राजस्थान में बोया जाता है, उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, कई अन्य जगहों पे इसको बोया जाता है। तीसरा है ज्वार। तो ज्वार ये तीसरी खाद्यान्न फसल में आती है और इसके बारे में ये कहाँ होती है, आर्द्र प्रदेशों में होती है। जहाँ आर्द्र का मतलब जहाँ नमी हो, जहाँ पानी की मात्रा वातावरण में उपलब्ध, उसे कहा गया है आर्द्र, जिससे कि पानी की आवश्यकता कम होगी। और ये मुख्यतः कहाँ होती है, ये तेलंगाना है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसका उत्पादन है। अगला है बाजरा। बाजरा कौन सी फसल है, ये भी खरीफ की फसल है। इसके पहले हमने ज्वार को देखा है, तो ज्वार भी कौन सी फसल है बच्चों, ये भी एक खरीफ की फसल है। और खरीफ जैसे बाजरा है, खरीफ है, आप जानते हैं कि राजस्थान में से बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। तो इसके लिए वातावरण कैसा है, शुष्क वातावरण है और पानी बहुत कम चाहिए, इसको बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए। इसका उत्पादन कहाँ है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और हरियाणा में। एक बार पुनः दोहरा दें कि जब भी आपके ये प्रश्न आए तो ये आपको 3-4 बातें बतानी है कि कौन कौन से इसके उत्पादक क्षेत्र हैं, कितना तापमान चाहिए, कितना बारिश का होना जरूरी है, कौन सी ऋतु की फसल है ये ना। तो ये बातें बताएंगे तो आपका उत्तर 4-5 लाइनों तक चला जाएगा। आगे मक्का कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। और इसकी खास बात यह है, ये प्रश्न आपके छोटे में भी आ सकता है, बड़ों में भी आएगा, कि ऐसी कौन सी फसल है जो खाद्यान्न में भी काम आती है और पशुओं के चारे के रूप में भी काम आती है। तो ये कौन सी फसल है, तो ये बच्चों है मक्का, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेज। और इसके लिए क्या तापमान है, ये है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान हो इसके लिए जरूरी है। इसके उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो ये मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसी में आगे रागी। तो रागी भी एक मोटे अनाज वाली फसल है, ये भी खाद्यान्न के रूप में है और इसमें प्रचुर मात्रा में कैलोरी उपलब्ध होती है। और ये कहाँ होती है, शुष्क प्रदेश में होती है, शुष्क प्रदेशों की फसल है ये। और ये मुख्यतः होती है कर्नाटक में, बड़ी मात्रा में होती है खेती इसकी, और हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। और अंत में श्रेणी में दिया है दालें। तो दालें आप जानते हो कि हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे हम सब्जी के रूप में काम लेते हैं और दाल से हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। और दाल की खास बात ये है कि ये सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में भारत है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दालें जो अपने पीछे देखिए, चना है, अरहर है, उड़द है ना, इत्यादि, मूंग है, मोठ है, ये दालें भारत में होती है। और मुख्यतः इसके उत्पादक राज्य कौन से हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये इसके उत्पादक राज्य हैं। तो ये आपके सामने एक प्रश्न है जो अच्छे ढंग से तैयार हो गया होगा। प्रश्न एक बार दोबारा देख लें कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। तो इन फसलों के आप नाम लेकर पूरे विस्तार से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत की 3 शस्य ऋतुएं या फसलें कौन कौन सी हैं। शस्य का मतलब होता है फसल या खाने वाला अनाज। तो इसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। दोबारा और देख लें, भारत की 3 शस्य ऋतुएं कौन कौन सी है। ऋतु माने होता है मौसम, शस्य माने खाने वाली फसल या अनाज। तो ये मुख्यतः कितनी है, 3 है। पहली है रबी,
दूसरी है खरीफ और तीसरी है जायद। रबी के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि रबी की फसल ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और लगभग मार्च के आसपास इसको कटाई कर ली जाती है। इसके मुख्य जो उदाहरण कौन कौन से हैं वो हमने बता दिए, एक बार और दोहरा लेते हैं। ये हैं जो है गेहूँ है, चना है इत्यादि, है ना, मुख्य। ऐसे ही खरीफ है, खरीफ में कौन कौन से हैं? ये खरीफ की फसल है जो कि मानसून के जो दौरान इसको बोई जाती है और मुख्यतः कौन सी है? बाजरा है, ज्वार है और इत्यादि और भी इसमें फसलें हैं। दूसरा जायद। जायद में आप जानते हैं कि ये रबी की बाद में है और खरीफ की फसल के पहले, अर्थात दोनों के बीच वाली फसल है। और ये फसल एकदम जिसमें गर्मी हो उसमें बोई जाती है, जिसमें तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, यह सब्जियां इसमें बोई जाती है। तो भी ये भी आपका बड़ा प्रश्न तैयार हो गया। अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, इसका नाम है भूदान तथा ग्रामदान आंदोलन के बारे में लिखिए। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसे हम पहले भी इसके बारे में जिक्र किए अपने कि ये जो आंदोलन है कौन सा? भूदान और ग्रामदान। ये शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा और ये गांधी जी के साथ में थे। इन्होंने गांधी जी की जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह की विचारधारा में इनका पूर्ण विश्वास था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस समय कुछ लोगों के पास में जो भूमिहीन थे, उनके पास में जमीन नहीं थी, तो उनको ये लग रहा था कि ये व्यक्ति, इनके पास में कोई जीविका का सोर्स नहीं है, ये निर्धन है, निर्धनता से गुजर रहे हैं, तो इनको किस प्रकार से जमीन दिलवाई जाए। तो इसके लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया। जैसा आप नाम देख रहे हैं, भूदान का मतलब भू का दान करना, अर्थात अपनी जो जमीन है, भू है, उसको दूसरे को दे देना। और ऐसे ही ग्राम दान, तो ग्राम दान का मतलब यही है कि जो पूरा गांव का गांव है उसकी जमीन आपने किसी और को दान में दे दी है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि एक पक्के सत्याग्रही थे। और क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि वह गांधी जी की ग्राम स्वराज धारणा में विश्वास रखते थे और उस समय कई लोगों की स्थिति सही नहीं थी, क्योंकि ये भूमिहीन थे, निर्धन थे, उनके पास में आजीविका का कोई सोर्स नहीं था। इसलिए इन्होंने जगह जगह पूरे देश में घूमकर इस आंदोलन को चलाया, जिसके फलस्वरूप बिना किसी रक्त या खून खराबे के ये क्रांति चली, जिसमें जमींदारों ने या भूमिपतियों ने या मालिकों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी ज़मीन इनको दान में दे दी। और यही ज़मीन विनोबा भावे ने, जो भूमिहीन लोग थे या किसान लोग थे या जो गरीब लोग थे, इनको इस ज़मीन का दान कर दिया गया। जो भूदान है वो छोटे छोटे खेत वाली ज़मीन है, और जो ग्रामदान है, बड़े के बड़े ग्राम हैं, उनका दान किया गया है। तो ये प्रश्न हो गया आपके सामने, भूदान या ग्रामदान क्या है? बड़ा आसान प्रश्न है। चौथा है, भारत में एक खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप देख लें। अभी आपने देखा खाद्यान्न जो खाने वाले हैं, एक खाद्य का मतलब है जो खाने के योग्य नहीं है, जो अधिकतर किस में काम आती है? फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में काम में, कच्चे माल में काम में आती है। तो कौन कौन सी है? ये पहला दिया है रबड़, पहले नाम याद कर लें। पहला कौन सा है? रबड़ है, दूसरा कपास है, तीसरा जूट और चौथा है रेशम। तो ये 4 फसलें हैं। तो ये 4 फसलें कौन सी होगी? ये है अखाद्य फसलें हैं। अब अपन देखते हैं रबड़ में। तो रबड़ का जो उत्पादन कहाँ होता है? ये तमिलनाडु, ये दक्षिणी भारत में होता है। आप इसको ऐसे याद कर लें कि रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? दक्षिणी भारत के राज्य में होता है। दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य है? कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु राज्य, जहाँ की रबड़ का उत्पादन होता है। दूसरा दिया है इसमें कपास। और कपास कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है? तो ये देखा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है और तेलंगाना। ये भी मध्य भारत या दक्षिण भारत के राज्यों में कपास अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है। अगला है जूट। और जूट का उत्पादन कहाँ हो रहा है? ये पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मात्रा में होती है। पश्चिम बंगाल है और उसे लगता हुआ कौन सा राज्य है? उड़ीसा है और
बिहार है जहाँ की जूट की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। और जूट को आपने पीछे पढ़ा है कि जूट को एक सुनहरा रेशा भी कहा गया है। और अंत में इस श्रेणी में आती है रेशम। रेशम का जो उत्पादन है उसे हम रेशम की खेती भी कहते हैं। और ये खेती कैसे की जाती है, एक जो मलबरी नाम का पेड़ होता है, इनकी जो हरी पत्तियां होती है बच्चों, इन पत्तियों पर एक कीड़े को पाला जाता है और इस कीड़े से हमें निकलता है कोकून। क्या निकलता है? कोकून। और इस कोकून से हम रेशम बनाते हैं। तो ये चार आपके सामने फसलें होंगी। ये एक बार दोबारा देख ले कि ये होगी रबड़ है, कपास है, जूट है, रेशम है, जो कि अखाद्य फसलें हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा है देश का, उसमें कृषि का योगदान क्या है? तो पहला दिया है इसमें कि अर्थव्यवस्था हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो कृषि पर ही डिपेंड है। अर्थात मुख्यतः हमारी अर्थव्यवस्था में इसका अंशदान ज़्यादा था। हालांकि वर्तमान समय में ये घटता जा रहा है। और ये बताया गया 52% लोग हैं। हमने पहले ही देखा कि जो अपनी आबादी है उसका 2/3 भाग कृषि कार्य में लिप्त हैं। दूसरा इसमें दिया है कृषि का आधुनिकीकरण। और कृषि का आप जानते हैं कि आजकल नए नए इसकी तकनीक आ गई और नए नए और भी इसमें विधियाँ आ गई जिसके द्वारा उनको हम काम में लेकर के, तकनीक को काम में लेकर के खेती के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, इसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं कि जिसमें जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे हट करके नए नए तरीके, जो खाद है, बीज है, कीटनाशक है, इनका प्रयोग करके इस उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और खेती का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन मिल सके। इसकी एक और बात देखिए कि घटता हुआ रोजगार एवं उत्पादन, ये भी इसकी जो वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि है उसकी एक समस्या है कि हमारी खेती पे अभी जोर कम दिया जा रहा है, जिससे कि उत्पादन कम हो रहा है, पूंजी निवेश इस क्षेत्र में कम हो रहा है और सर्विस सेक्टर या जो सेवा क्षेत्र है उस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, या जो उद्योग धंधे वाला सेक्टर है, औद्योगिक सेक्टर है, उस पर जोर ज़्यादा दिया जा रहा है। इसलिए इसके सामने चुनौतियाँ आ रही है। तो ये प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको ना। अंतिम प्रश्न है इस पाठ का कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? अर्थात पूरी दुनिया में जो इसमें खेती की जा रही है, इस खेती का भारत के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है? तो सबसे पहले इसमें दिया है कि भूमि निम्नीकरण, दूसरा दिया है व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, तीसरा नई तकनीक है, चौथा मशीनीकरण है, बीजों में सुधार है और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा है। ये कुछ बिंदु हैं, इनकी सहायता से आप भारतीय कृषि पर जो वैश्वीकरण है उसका आप प्रभाव बता सकते हैं। यहाँ पे पहले एक बार ये देख लें कि वैश्वीकरण क्या होती है। तो वैश्वीकरण वह व्यवस्था है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों के साथ में मिल जाती है, समाहित हो जाती है, चीज़ों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। तो पहले हमने देखा वो क्या है कि भूमि निम्नीकरण। तो वैश्वीकरण की व्यवस्था के फलस्वरूप ही भूमि का निम्नीकरण हो गया। ये प्रभाव देखने में आता है। क्यों है? क्योंकि हमने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि में अनेक प्रकार के नए नए तकनीकों का सहारा लिया है। खाद है, बीज है, कीटनाशक है, रासायनिक पदार्थ है, या अत्यधिक सिंचाई करना है, जिससे जो भूमि है वो खराब हो गई है, भूमि का निम्नीकरण हो गया है, उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। दूसरा है व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देना। वैश्वीकरण का दूसरा प्रभाव है कि हमारे यहाँ प्रेशर पड़ा किस चीज़ का, कि कृषि को बड़ी मात्रा में उसको उत्पादन में वृद्धि की जाए, जिससे कि इसको व्यापार की दृष्टि से और इसके अधिक योग्य बनाया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्यात किया जाए। इन सब के लिए क्या करना पड़ा भारत को? तो इन सब के लिए हमें जो नई तकनीक है, हमारे देश में भी कृषि के लिए नई तकनीक को जगह मिली, जिससे कि खेती के विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं वो बदल गए हैं। आगे दिया है मशीनीकरण। ये भी इसी से जुड़ा हुआ है कि कृषि के अंदर नई नई जो मशीनें आ गई है,
उनको हमने काम में लेना शुरू कर दिया गया। ये किसका प्रभाव है? ये भी वैश्वीकरण का प्रभाव है। जो पश्चिम के जो समृद्ध देश है उन देशों में नई नई तकनीक के द्वारा कृषि औजार नए नए बने हैं, उनको हमने काम में लेना शुरू किया है। और इसमें आगे दिया है बीजों में सुधार, अर्थात हमें यदि खेती के उत्पादन को बढ़ाना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? हमें बीज भी अच्छी क्वालिटी के लेने पड़ेंगे, गुणवत्ता वाले बीज चाहिए, जिससे कि थोड़े बीजों के द्वारा हमें अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके। और अंत में दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा। इसका मतलब ये है कि हमारे किसानों को पूरी दुनिया भर के जो देश हैं जो कृषि में हमारे से बहुत आगे हैं, उनसे हमें कंपटीशन बढ़ेगा। तो यदि कंपटीशन बढ़ रही है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को कृषि को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो खेती के नए नए तकनीक है, मशीनीकरण है, इन सब पर जोर देना पड़ेगा। अन्यथा हम अन्य देशों की तुलना में इस स्पर्धा में पीछे रह जाएंगे। तो ये 5-6 बिंदु है जो अपने वैश्वीकरण के प्रभाव को भारतीय कृषि पर दर्शाते हैं। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको याद हो गए, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझाया। 6 प्रश्न आपके सामने ये हैं इस चैप्टर के, और एक हमने यहाँ एक छोटे प्रश्नों में दे दिया है और बड़े प्रश्नों में भी दे दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज का जो अपना चैप्टर है जिसका नाम कृषि है, बहुत आसान चैप्टर है बट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी है, हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको इसमें भविष्य में और भी वीडियोस प्राप्त होने वाले हैं। रोजाना के 1-1, 2-2 वीडियोस आपके पाठों से संबंधित दिए जा रहे हैं, तो उनका आप लाभ उठा सकें। इसके साथ ही साथ इसके बाद में आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे पूरे इन पाठों की पढ़ाई समाप्ति के बाद में, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।